चलिए इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय, जिसमें अध्याय 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बच्चों, 7वां चैप्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से। सबसे ज्यादा आपको प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे, चाहे वो थियरी के लिए बात करेंगे। दोनों ही चीजें बोर्ड में यहाँ बहुत पूछते हैं। तो चलिए चैप्टर को ठीक तरीके से आप लोग समझते हुए चलिए। इकाई 3 में यहाँ से बच्चों हम लोग मैग्नेट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैग्नेट कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो कितने प्रकार से अपने प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, सारी गतिविधियों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इसमें आप लोगों का पहला चैप्टर है लेसन नंबर 7, जिसमें चैप्टर का नाम दिखाई पड़ रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब चलो भाई यहाँ चीजों को समझा जाए कि क्या है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये सब चीजें क्या है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा एक मैग्नेट के नेचर के विषय में, क्योंकि जब हम मैग्नेट का नेचर समझे रहेंगे, मैग्नेट का नेचर जानेंगे, तो ये गतिविधियां हमारे लिए समझना आसान रहेगा। इसमें सबसे पहले एक घटना सुनिए आप लोग। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ओरस्टेट। क्या नाम बच्चों? ओरस्टेट। इस वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक सर्किट लिया इस तरीके से, और इस सर्किट में जब इन्होंने वैद्युत धारा का प्रवाह किया, और वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जब इस सर्किट के चारों ओर उन्होंने चुंबकीय सुई को रखा, तो चुंबकीय सुई घूम करके एक निश्चित डायरेक्शन का प्रदर्शन कर रही थी। और जनरली कोई चुंबकीय सुई घूमती तब है, जाओ बैठो जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। कोई चुंबकीय सुई सामान्यतः घूमती तब है जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रहती है ना। और यहाँ पे अगर ये चुंबकीय सुई रखा गया और इसमें जब करंट फ्लो होने लगा, तो ओरस्टेट ने देखा कि ये सुई घूम रही है, जिससे उन्हें समझ में आया कि ऐसा तभी होगा जब इसमें धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ में आया? जी सर। अगर आप कहीं वैद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है बच्चों? कि कहीं धारा भेजा जाए तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जन्म ले ले। समझ में आया? अगर धारा भेजने से कहीं चुंबकीय क्षेत्र जन्म ले रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ओरस्टेट नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था कि अगर हम किसी चालक में वैद्युत धारा भेजेंगे, तो चालक के चारों ओर क्या होगा चलो? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चलिए, तो भाई वैज्ञानिक ओरस्टेट ने यह बताया कि अगर कोई सर्किट है, सर्किट मतलब परिपथ, और अगर हम परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? वैद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। जैसे अभी यही सर्किट है ना, इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हो, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना क्या कहलाता है? समझ में आया? ठीक। अब आते हैं चैप्टर का नाम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा नाम क्यों पड़ा इसका भाई? देखो, ओरस्टेट के इस एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ साफ स्पष्ट हुई कि किसी चालक में जब हम वैद्युत धारा भेजते हैं, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों? यही ना। और जरा देखो बाबू लोग, धारा बहने का मतलब क्या है? आवेश का चलना। इसका मतलब जब गतिमान आवेश होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
समझ में आया? किसी सर्किट में जो चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है वो तब बनता है जब हम किसी चालक में आवेश को गतिमान कराते हैं। जब कहीं आपका आवेश गति करता है तब जाकर के वो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर पाता है। समझ में आया बच्चों? हाँ, दोनों पार्ट का नाम नहीं, वो इकाई का नाम है, पार्ट का नाम नीचे वाला है। चलो, अब इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो नंबर 1 में हेडिंग डालेंगे हम लोग चुंबकीय नोट से लिखोगे या लिखाऊं मैं? नोट से लिख चुके हैं। कितने लोग? दिखा दे क्या सभी क्या नोट्स कहाँ है? जिसको चाहिए हाँ उस फोटो कॉपी करा ले। चलो देखो, सुनो शांति से सुनो। देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सबसे पहले सामान्य रूप से आप जैसे इमेजिन कर पाते हैं, सबसे पहले उसी रूप में देखते हैं। घर में ऐसा वाला मैग्नेट देखे हो काले काले कलर का होता है, ठीक है? हाँ, वही सब बाजी वजी वाला। अब इसमें एक चीज जनरली देखने को पाते हैं, समझ गए? इसमें जनरली एक चीज देखने को पाते होगे कि अगर जैसे कोई लोहे की कील वगैरह हो, क्या हो बच्चों? लोहे की कील हो, तो आप लोग देखते हैं कि लोहे की कील चुंबक से एक निश्चित दूरी पर रखने पर उसको खींच पाता है ना? या अगर कोई दूसरा मैग्नेट रहे तो दूसरा मैग्नेट भी इससे एक निश्चित दूरी पर रहता है, तब तो ये इसको खींच पाता है या धकेल पाता है। अगर उस निश्चित दूरी के बाहर आप इसको रखते हैं तो क्या अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी चुंबक के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक क्षेत्र पाया जाता है, और उसी क्षेत्र में जब कोई दूसरा मैग्नेट रहता है तब या तो उसको खींच पाता है या तो उसको धकेल पाता है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? इस सामान्य परिस्थिति में समझने लायक बात होगी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता होगा। किसी चुंबक के चारों ओर एक ऐसा फील्ड बना रहता है कि उस फील्ड के अंतर्गत अगर कोई लोहा, कोई चुंबक आ रहा है तो उस पर चुंबकीय बल का प्रभाव दिखाई पड़ता है, और उस क्षेत्र के बाहर अगर रहेंगे तो चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो बच्चे, इसी प्रकार से इसका डेफिनेशन दिया गया है। पहले तो ये जान लो, एक उपकरण होता है जिसका नाम है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, ये एक छोटी सी डिब्बी होती है। कल हम लोग देखेंगे चुंबकीय सुई को। ये एक छोटी सी डिब्बिया होती है बच्चों। उस छोटी सी डिब्बी में एक छोटी सी पतली सी पिन में एक सुई टिकी रहती है, और इसका काम होता है डायरेक्शन बताना, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताना। नहीं, वो नहीं होता, वो तो पेंडुलम। हाँ, वो चुंबकीय सुई होती है, छोटी सी होती है ना? सामने से देखोगे तो उसमें ऐसे एक पिन नजर आएगा आप लोगों को, ठीक? ऐसे इसका काम होता है डायरेक्शन बताना, इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ये क्या करता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। कैसे बताता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? देखो, अगर किसी चुंबकीय सुई को आप लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, कहाँ रख दे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, तो वो चुंबकीय सुई क्या करती है? जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रहता है अपने आप को उसी दिशा में टिका देती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रखोगे तो ये एक निश्चित दिशा में नहीं ठहरेगी, वो किसी भी दिशा में ठहर जाएगी तब। लेकिन जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में आती है तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रहता है आपकी ये सुई उसी डायरेक्शन में ठहर जाती है। इसका मतलब ये है कि हम चुंबकीय क्षेत्र का संसूचक मान सकते हैं इसको। ये क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को एनालाइज करके बताता है कि कहाँ तक का चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। कैसे कर पाएंगे ये सब सर जी? आओ देखें। देखो, ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है। ये क्या है बच्चों? एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का इफेक्ट जरा समझना। अब इस मैग्नेट पे तुम पहले चुंबकीय सुई यहाँ रख दो, तो चुंबकीय सुई का डायरेक्शन मान लिया ऐसे टिक गया। इसको और यहाँ लेकर के आओ तो ऐसे टिका, यहाँ लेकर के आए, यहाँ लेकर के आए तो ऐसे टिका। उसके बाद बाहर लेकर के यहाँ की जैसे बाहर यहाँ आए, अब चुंबकीय सुई यहाँ रख रहे हो तो ये हिल जा रहा है, इधर उधर डायरेक्शन में टिक रहा है। लेकिन जब तक तुम्हारी चुंबकीय सुई इस सीमा के अंदर है तब तक वो केवल एक ही डायरेक्शन में टिक रही है। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय सुई जब तक चुंबकीय क्षेत्र में रहती है तब तक वो लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रुकती है। तो यहीं से
चुंबकीय क्षेत्र का डेफिनेशन बनाया गया है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर उस पे बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है। ये सुई जो घूम रही है वो किसी के कारण घूम रही है, बलयुग्म के आघूर्ण के कारण घूम रही है। और इस बात का प्रूफ हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, है ना, कि चुंबकीय सुई पर बलयुग्म का आघूर्ण कैसे काम करती है और वो घूमता कैसे है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में इस बात का प्रमाण पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों, जब किसी चुंबकीय सुई को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है बच्चों? बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। और जब बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा तो चुंबकीय सुई एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है। समझ में आया? इतनी बातें आप लोगों ने समझा? अब इसका जरा सटीक परिभाषा देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक बात पहले से दिमाग में बिठा लो कि चुंबकीय सुई अगर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाएगी तो वो घूम करके एक निश्चित डायरेक्शन में टिकेगी। समझ में आया? चुंबकीय सुई अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय सुई पर क्या होगा? बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित डायरेक्शन में टिक जाएगी, रुक जाएगी। समझ में आया? जी सर। अब जरा समझो परिभाषा सटीक रूप में लिखना कैसे इसका। देखो, ये एक चुंबक है और इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन गया। जरा समझिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई रखने पर उस पे बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है और चुंबकीय सुई घूम करके एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। चुंबक के चारों ओर जिस जगह तक ऐसा होगा वह जगह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया? ठीक। अब जब वो निश्चित डायरेक्शन में ठहरना बंद कर दे तो ये जान जाओ कि तुम चुंबकीय क्षेत्र के बाहर हो। और जब तक किसी चुंबक के चारों ओर तुम्हारी चुंबकीय सुई एक निश्चित डायरेक्शन में ठहरी रहे, टिकी रहे, तब तक का जो क्षेत्र होता है बच्चों क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या दिया जाता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई के रखने पर, किसको रखने पर बच्चों? चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई पर एक बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है और चुंबकीय सुई घूम करके एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है। समझ में आया? ठीक। अब जरा थोड़ा सा हम लोग मैग्नेट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सामान्यतः मैग्नेट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। मैग्नेट कितने प्रकार का? एक तो होता है आपका कृत्रिम चुंबक, है ना, और दूसरा होता है प्राकृतिक चुंबक। ये दो प्रकार के मैग्नेट हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब कृत्रिम चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है इनकी कहानी बच्चों? देखो, कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है जो हम लोग बनाते हैं। समझ में आया? कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बनाते हैं। जैसे दंड चुंबक। क्या बच्चों? दंड चुंबक या नाल चुंबक, ये हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है और इन मैग्नेट्स का एक निश्चित फिक्स डायरेक्शन होता है। समझ में आया? दंड चुंबक का या नाल चुंबक का एक निश्चित फिक्स डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक जो होता है ये एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो फिर आयरन के ऑक्साइड से मिलकर के बना होता है, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। समझ में आया? ये आयरन का ऑक्साइड है, इसी का एक पत्थर का टुकड़ा होता है जो प्राकृतिक चुंबक के तहत आता है। और प्राकृतिक चुंबक का कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। और किसी चुंबक में बच्चों दो पोल पाए जाते हैं। किसी चुंबक में क्या होता है? दो पोल पाए जाते हैं। कौन कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया? किसी चुंबक में ये दो पोल पाए जाते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गई इतनी बात? तो अब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? ये पढ़ेगा ना अच्छा से सर जी ये नहीं, ये एक वलयाकार कटा हुआ चुंबक है। इसके तलों को वलयाकार काटा गया जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य बनाया जा सके। आप लोगों को चल कुंडली धारा में याद है? ऐसे उसका तल काटा गया था, ये वही चीज़ है। चलो, क्या चीज़? हाँ, क्या अट्रैक्शन या रिपल्सन पोल पर डिपेंड करता है, ना कि मैग्नेट के नेचर पर। सेम पोल रहेंगे। जैसे उत्तरी ध्रुव के सामने अगर किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव आया या दक्षिणी ध्रुव के सामने दक्षिणी ध्रुव आया तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है।
अगर उत्तरी ध्रुव के सामने दक्षिणी आ गया, दक्षिणी के सामने उत्तरी आ गया तो आकर्षण होता है। ध्रुव पर डिपेंड करता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। हाँ? क्यों नहीं चिपकेगा? दोनों आपस में क्यों नहीं चिपकेंगे? बिल्कुल चिपकेंगे। नहीं, वो चिपकता है, उससे क्या मतलब है? चुंबकीय गुण तो दोनों में है ना। चलो बाबू, उसी को काट के मानव बनाया जाता है। मानव नेत्र बनाया जाता है, मानव निर्मित। हाँ, नहीं, जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो बेसिकली निकेल, कोबाल्ट, आयरन इन सबसे भी मिला करके बनाए जाते हैं। और कौनों चुंबक हो, हर चुंबक का इस्तेमाल, जैसे ये फैन है या फिर आपका पंखे में मोटर लगा होता है, वहाँ मैग्नेट यूज होता है। समझ में आया? ठीक, मतलब हाँ, जहाँ हमें धारा का मान चेंज करना होता है, आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक या प्रेरण गुणांक, उन सब कंसेप्ट में इन चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। ये जो सब चल रहे हैं, जो धारा का प्रवाह कर रहे हैं, जैसे मोटर को उल्टाना चाहते हैं तो धारा देने लगता है ना, ये सब कंडीशन जो होते हैं प्रेरण गुणांक के तहत होते हैं, प्रेरण होते हैं ये सब। तो ये वहाँ पे मैग्नेट का प्रयोग होता है, जिससे ये सब चीज़ें होती है, वहाँ पढ़ाएंगे हम। चलो, चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर उस पे बलून का आघूर्ण काम करता है, जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद जरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाता है भाई? तो चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र बनाने का काम किसका है? चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है। तो अब अगला हेडिंग बच्चों, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की कहानी पूरी तरीके से स्पष्ट है? जी सर। ठीक। अब चुंबकीय बल रेखा देख लो भैया, क्या है चुंबकीय बल रेखा की कहानी? देखो, किसी चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और ये होती कैसी है? काल्पनिक होती है। इसको आप देख नहीं सकते हैं, पहली चीज, ठीक है? ये सिर्फ इनका प्रभाव आप देख सकते हैं बिना कोण के। तो ये काल्पनिक होती हैं, निष्कोण होती हैं, है ना? समझ में आया? बिना कोण के होती है, एक निश्चित कोण नहीं बनता इनके बीच में। तो चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। वक्र मतलब घुमावदार आकृति। समझ में आया? ठीक है, चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है, जो लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है बच्चों, जो लगातार क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। कैसे? बाबू, यही चुंबकीय बल रेखाएं ही वो कारक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को बनाती हैं। समझ में आया? और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई को रखते हो तो वो क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। समझ में आया? वो क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। तो वो डायरेक्शन क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि चुंबकीय बल रेखा है वहां पे। समझ में आया? तो बच्चों, चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र है, मतलब बिना कोण के और एक घुमावदार आकृति का ये एक वक्र होता है। समझ में आया? ठीक। और ये लगातार इनका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इतनी बातों को समझ में आया? जी सर। क्या हुआ? देखो, तुमको मैं लिखाऊंगा तभी तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। ठीक, तो तुम हो अपवाद, है ना? तुमको मैं लिखाऊंगा तब भी तुमको नहीं आएगा, और मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा तब भी तुमको नहीं आएगा। दिक्कत इस बात की भाई, जब घर पे पीछे चीजें पढ़ी आपको याद होगा नहीं। 6 चैप्टर 5 चैप्टर तक पढ़ लियो, उसमें से ये हेडिंग याद है? हैं? इनको याद है ढंग से? जब याद नहीं रहेगा तो आगे के कॉन्सेप्ट पर पकड़ कैसे बनेगा? हैं? कैसे बनेगा? चलिए, तो भाई चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र है, जो क्या करती है? समझ में आ गया? काल्पनिक का मतलब दिखाई नहीं देगा, छू नहीं सकते हो। निष्कोण का मतलब बिना कोण के, वक्र मतलब घुमावदार आकृति। समझ में आया? ठीक। इनका काम क्या है भैया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। कैसे? अभी बता रहा हूँ। अब इसके बाद है चुंबकीय बल रेखाओं की गुण। चलो देखो, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है भैया? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चलिए ध्यान दीजिए।
पहली चीज बहुत ध्यान से, हमेशा जैसे ये मैं आपके सामने एक दंड चुंबक बना रहा हूँ, ये क्या है बच्चों? दंड चुंबक है। और चुंबक में दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। मतलब एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ में आया? ठीक। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक बार फिर से देख लो क्या हुआ, पीछे कर दो। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर उस पे बलयुक्त का आघूर्ण काम करता है। समझ में आया? क्या कहलाएगा वो? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाएगा? चुंबकीय बल रेखाएं बनाएंगे। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? निष्कोण वक्र होती है जो लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। समझ में आया? अब चुंबकीय बल रेखाओं के पहली प्रॉपर्टी, किसी चुंबक में कोनो भी चुंबक रहे उसमें क्या पोल? दो पोल। एक कहलाता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें होता क्या है देखो, उत्तरी ध्रुव से सदैव चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव के अंदर से प्रवेश करती हैं। समझ में आया? चुंबकीय बल रेखा कहाँ से निकलेगा हमेशा? उत्तरी ध्रुव से। कहाँ प्रवेश करेगा? साउथ के अंदर से प्रवेश करके फिर नॉर्थ पे पहुंचेगा। समझ में आया? क्या हुआ? तुम कब जाना है? आप इसे बैठिए, 2 मिनट को मार बेचारा जिम्मेदार है घर से। क्या चीज? चुंबकीय बल रेखा है। इस सभी के लिए परिभाषा बताया गया बाबू। हाँ, सभी चुंबक, कोई भी चुंबक रहेगा उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो निष्कोण ही रहेंगी, बिना कोण के। हाँ बाबू, तो उसमें कहाँ कोण बनता है? चलो देखो ध्यान से, इधर समझो। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती बउआ? चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ के अंदर से फिर नॉर्थ पे पहुंचेंगी और एक बंद वक्र बनाएंगी। देखो यहाँ फिर जाकर के जुड़ गया तो ये क्या बन गया? बंद वक्र बन गया। समझ में आया? ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ के अंदर प्रवेश करके फिर नॉर्थ पे पहुंचती है और क्या बनाती है? एक बंद वक्र बनाती है। समझ में आया? बंद वक्र का मतलब ये कहीं खुला नहीं है, ये पूरी तरीके से समझ में आया? दूसरी चीज देखो, एक चुंबकीय बल रेखा का पूरा डायरेक्शन देख लो आप लोग कैसे निकलते हैं। नॉर्थ अगर ये है और ये साउथ, तो ऐसे निकल करके ये बंद वक्र ऐसे बनाती रहती है। ऐसे ये निकलती है चुंबकीय बल रेखा। नॉर्थ से चलेंगी, साउथ के अंदर से फिर नॉर्थ पर पहुंच जाती है। समझ में आया? इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं होती है। समझ में आया? ठीक। आपकी चुंबकीय बल रेखा ऐसी होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा। तीसरी, किसी भी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर तुम स्पर्शी खींच दोगे, जैसे ये चुंबकीय बल रेखा इधर है, इस बिंदु पर अगर तुम ऐसे एक स्पर्शी खींच दो, समझ में आया? तो ये स्पर्शी इस बिंदु पर इस चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। मतलब ये कि इस चुंबकीय क्षेत्र ने यहाँ, इस चुंबक ने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनाया ना, उसका डायरेक्शन इस बिंदु पर किधर की होगा? जो स्पर्शी खींचे हो उधर की होगा। अगर तुम्हें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो इस बिंदु पर स्पर्शी खींच दो। समझ में आया? कहीं भी जहां तुमको निकालना तुम वहां खींच सकते हो। तो बाबू ये स्पर्शी क्या कर रहा है? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। किसकी मदद से? चुंबकीय बल रेखाओं की मदद से। तो वहां मैंने साफ साफ कहा था चुंबकीय बल रेखा लगातार चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताती है। समझ में आया? ठीक। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंड होकर के फिर नॉर्थ पे पहुंच जाती है और एक बंद वक्र बनाती है।
और चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जैसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही है ना उतना सारा, लेकिन उनमें से कौनों एक दूसरे को काटेगा नहीं। जैसे एक गया ऐसे निकल करके इसको काटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर काट देंगे तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जाएंगी, अर्थात एक ही बिंदु पर एक ही मैग्नेट दो अलग अलग डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, जो कि कभी संभव नहीं है। तो इसी नाते चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समझ में आया। अगली चीज कि ये जो ध्रुव होते हैं यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ जहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ पास पास चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और यहाँ सब चुंबकीय बल रेखा देखो दूर दूर है, तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। और चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं, एक ही दिशा में है, तो ये किसका निर्माण करती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया। तो ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी थी। जल्दी से एक बार आप लोग रिपीट कर लो।